नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 17 मार्च 2022 के डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। एडिटोरियल थोड़ा सा लेट हो गया है दोस्तों, बट रियली सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हम लोग यहाँ पे जितने भी आर्टिकल्स दिए हैं इनको समझने की कोशिश करेंगे। 5 आर्टिकल्स मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। पहला आर्टिकल है यूनाइटेड नेशंस वोट्स आर नॉट ब्लैक एंड व्हाइट। ये आर्टिकल स्पेसिफिकली अच्छा है, क्यों? टीपी श्रीनिवासन साहब ने इसे लिखा है और जितना जैसे काम होता है यूनाइटेड नेशंस में ना, उसके बारे में टीपी श्रीनिवासन साहब को बहुत अच्छी जानकारी है। क्यों? क्योंकि ये इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं एज एन एम्बेसडर एट यूनाइटेड नेशंस इन न्यूयॉर्क, वियना, नैरोबी। बेसिकली हेड ऑफ द यूएन डिवीजन रह चुके हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में। तो एक बहुत आला लेवल के ये डिप्लोमेटिक ऑफिसर हैं और इंडिया को यूनाइटेड नेशंस में बहुत सारे अलग अलग लेवल्स पे रिप्रेजेंट कर चुके हैं। तो यूनाइटेड नेशंस में किस प्रकार से काम होता है इसकी बड़ी अच्छी जानकारी है टीपी श्रीनिवासन साहब को, वही जानकारी ये यहाँ पे दे रहे हैं, इसको समझेंगे। फिर टुवर्ड्स इंक्लूसिव एजुकेशन, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटीज में जो डिसेबल्ड लोग होते हैं उनके लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, वो प्रावधान ग्राउंड लेवल पे किस प्रकार से इंप्लीमेंट हो रहे हैं, क्या रीसेंट इसमें एक्शंस हुए हैं, कुछ गाइडलाइंस यहाँ पे यूजीसी के द्वारा लाई गई थी, वो गाइडलाइंस किस हद तक अच्छी हैं, इन सब चीजों के बारे में देखेंगे। और फाइनली एक व्यू पॉइंट दिया हुआ है कि भाई कैसे प्रैक्टिकली आप डिसेबल्ड लोगों को एक्सेसिबिलिटी दे सकते हैं हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, इसकी यहां पे बात की गई है, इसको देखेंगे। फिर अगला आर्टिकल है अ विजन टू रिवैम्प द केरला मॉडल। बेसिकली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट की जो सरकार है, एलडीएफ लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की जो सरकार है पिनराई विजयन साहब के अंदर, वो यहाँ पे केरला के डेवलपमेंटल मॉडल को बदल रहे हैं। कैसे बदल रहे हैं? केरला को एक सोशलिस्ट स्टेट माना जाता है जहां पे लेफ्ट ओरिएंटेड पार्टीज लीड कर रही हैं। अब लेफ्ट ओरिएंटेड पार्टीज नो डाउट वेलफेयर पॉलिसीज पे फोकस करती हैं, लेकिन बहुत ज्यादा प्राइवेट ओनरशिप्स, बहुत ज्यादा प्राइवेट और कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे फोकस नहीं करती हैं। बट कहीं ना कहीं केरला के गवर्निंग मॉडल में अब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स को इंपॉर्टेंस दी जा रही है। इसीलिए यहां पे लिखा हुआ है कि केरला में जो ग्रोथ मॉडल है ना, उसको रीओरिएंट किया जा रहा है। किस प्रकार से रीओरिएंट किया जा रहा है, क्या यहाँ पे व्यू पॉइंट है वहां की रूलिंग कॉलिशन का, इसके बारे में यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। फिर अगला आर्टिकल जो मैं आपको काम का बताऊंगा वो है क्लीन एनर्जी मस्ट यूज द बैटरी ऑफ अ सर्कुलर इकोनॉमी। ये आर्टिकल लिखा है आकांक्षा त्यागी जी ने, प्रोग्राम एसोसिएट है काउंसिल ऑफ एनर्जी एनवायरमेंट और वाटर, सीईईडब्ल्यू में ये मेंबर है और वो अपना व्यू पॉइंट दे रही है। व्यू पॉइंट क्या दे रही है कि भाई वेस्ट मैनेजमेंट इकोसिस्टम इंडिया का जरूरी होना चाहिए, और उसके लिए उन्होंने कुछ अच्छे स्टैटिस्टिक्स बताए हैं। इन स्टैटिस्टिक्स को आप किसी एग्जाम में भी कोट कर सकते हो, तो इस पर्टिकुलर न्यूज को भी हम डिस्कस करेंगे। फिर एक आर्टिकल यहाँ पे इलेक्शंस के रिस्पेक्ट में भी दे रखा है कि भैया गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में इलेक्शंस हुए, 4 जगहों पे बीजेपी जीत गई। बीजेपी किस बेसिस पे जीत गई? जब इतनी भुखमरी थी, गरीबी थी, पैंडेमिक था, उसके बाद भी यहाँ पे बीजेपी जीत गई। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर ने यहाँ पे प्ले क्यों नहीं किया? अपोजिशन क्यों नहीं जीता? इसके बारे में एक व्यू पॉइंट दिया हुआ, इसको देख लेंगे। फिर एक दो आर्टिकल इस बारे में भी है कि भाई ये जो पूरा का पूरा हिजाब रो है, जिसमें कर्नाटका की हाईकोर्ट ने बोल दिया कि नहीं भाई हिजाब बैन सही है, ये क्यों सही नहीं है, इसके बारे में भी 2-3 बुद्धिजीवी अपना व्यू पॉइंट दे रहे हैं। एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट दिखा नहीं तो मैंने डिस्कस किया नहीं। तो ये सब चीजें हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। पहला आर्टिकल जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, विजन टू रिवैम्प द केरला मॉडल। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, चैनल को अब तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे आपको लेक्चर्स की पीडीएफ मिल जाया करती हैं। तो रिसेंटली हुआ क्या है यहाँ पे कि स्टेट कॉन्फ्रेंस हुई है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट ने ऑर्गेनाइज की एर्नाकुलम में, और यहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन साहब थे ये इसको लीड कर रहे थे। ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की जो पॉलिट ब्यूरो है, हाईएस्ट कमिटी है, उसके मेंबर है। और यहाँ पे बात की गई नवा केरलम की, न्यू केरला की, एक नए प्रकार के केरला की यहाँ पे बात की पिनराई विजयन साहब ने। अब ये किस प्रकार के नए केरला की बात कर रहे हैं? केरला मॉडल को री इन्विगोरेट किया जा रहा है। किस बेसिस पे रीइनगुरेट किया जा रहा है? देखिए, केरला इज वन ऑफ दो स्टेट्स जहां पे सोशल जो पैरामीटर्स हैं ऑल ओवर इंडिया कंपैरिजन में बहुत अच्छे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बचपन से हम लोग एक चीज सुनते आ रहे हैं कि भाई जो लिटरेसी रेट है केरला के अंदर वो बड़ा जबरदस्त है। तो लिटरेसी रेट की बात कर लीजिए, हेल्थ पैरामीटर्स की बात कर लीजिए, सोशल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पैरामीटर्स की बात कर लीजिए, इस रिस्पेक्ट में केरला नॉर्मल कर जो देश के बाकी राज्य हैं उनसे आगे है। लेकिन एक जगह पे केरला अब थोड़ा कमजोर पड़ रहा है। पहली बात तो केरला में प्रोडक्शन कम हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चरल पुश केरला में कम आ रहा है, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने की जो एवेन्यूज है केरला के अंदर
वो कम हो रहे हैं। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। केरला के अंदर भले ही सोशल वेलफेयर मेजर्स बहुत हद तक सरकारों ने इंप्लीमेंट किए, लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हुई, उनको एजुकेशन मिली है, अच्छी हेल्थ मिली है, लेकिन जैसे जैसे आपकी आबादी बढ़ती है, उस आबादी को अकोमोडेट करने के लिए आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज चाहिए, नए नए बिजनेसेस खोलने पड़ेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर पुश अच्छा होना चाहिए। और रिसेंटली ओवरऑल जब पूरी दुनिया में कोरोना का पैंडेमिक के चलते लॉकडाउन लग गया, प्रॉब्लम्स होने लगी एम्प्लॉयमेंट फ्रंट पे, इकोनॉमी फ्रंट पे, मूवमेंट के फ्रंट पे, लॉजिस्टिकल फ्रंट पे, तो बहुत सारे केरलाइट्स जो कि दूसरे स्टेट्स में काम कर रहे थे या दूसरी कंट्रीज में काम कर रहे थे, आपको पता होना चाहिए केरला का एक बहुत बड़ा तबका बाहर के देशों में काम करता है, स्पेसिफिकली गल्फ स्टेट्स में एक हाईली स्किल्ड तबका है केरला के लोगों का। तो ये सब वापस आने लगे। इनको लगा कि चलो भाई अपने घर वापस चलते हैं, अपने स्टेट में वापस चलते हैं, वहां पे कुछ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे। अब वो है नहीं केरला के अंदर। आप कितने भी टैलेंटेड हो, लेकिन अगर आपको मौका नहीं मिला, एक बेसिक बेस नहीं मिला अपने आप को ऊपर उठाने का, तो आप ज्यादा कुछ कर नहीं पाओगे। तो इन माइग्रेशन, रिटर्न माइग्रेशन बहुत हो रहा है केरला के अंदर। एक डेमोग्राफिक प्रेशर आ रहा है केरला के ऊपर। तो अब यहां पे केरला की सरकार को समझ में आ रहा है कि भाई कुछ करना पड़ेगा। तो वेलफेयर मेजर्स चलाने के लिए केरला की सरकार की जो फाइनेंशियल कैपेबिलिटी है वो भी कमजोर पड़ गई है। जीएसटी रिजीम आने से बहुत हद तक केरला के फाइनेंसेस केंद्र के पास चले गए, ऐसा भी बोलना है केरला की सरकार का। तो इसीलिए यहां पे एक कॉन्फ्रेंस करके नवा केरलम की बात की है केरला की सरकार ने। और इस प्रकार की कॉन्फ्रेंस पिछली बार करी गई थी 1956 में। आप कह सकते हो कि दुनिया की पहली डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आई केरला के अंदर 1957 में। उसके बाद से जो भी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स आई हैं केरला के अंदर, उन्होंने वेलफेयर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है, ग्रोथ को कम इंपॉर्टेंस दी है। और इसलिए आज की डेट में आप देखोगे तो केरला के अंदर भले ही सोशल और वेलफेयर इंडिकेटर्स बहुत अच्छे बताए जाते हैं, लेकिन केरला के फाइनेंसेस बहुत हिले हुए बताए जाते हैं। केरला की सरकार को हाईली डेब्ट के अंदर बताया जाता है। और जब भी केरला के अंदर सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट की बात होती है, एक बात जरूर बोली जाती है कि भाई सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट्स के लिए हजारों करोड़ रुपया केरला की सरकार उधार ले लेगी, बाद में चुकाएगी कैसे। अब इस बीच में नवा केरलम के कंसेप्ट में ये जो एलडीएफ पार्टी है, रूलिंग पार्टी ऑफ केरला, इसने क्या बोल दिया कि भाई हम प्रोडक्शन और ग्रोथ करेंगे विद द एड ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। अब आप समझो, जो लेफ्ट पॉलिटिकल पार्टीज होती है ना, दो तरीके की पार्टीज होती हैं, लेफ्ट विंग, राइट विंग। लेफ्ट विंग पॉलिटिकल पार्टी का सीन ये है कि भाई बहुत ज्यादा प्राइवेट ओनरशिप हम नहीं करेंगे, हम लोगों के लिए सीधे सीधे, जैसे फॉर एग्जांपल आप क्यूबा चले जाओ। अब क्यूबा में कम्युनिस्ट सरकार है, तो कम्युनिस्ट सरकार के अंदर प्राइवेट एंटरप्राइजेस एक लिमिट से ज्यादा फल फूल नहीं सकते। कम्युनिस्ट सरकार के अंदर जो भी खर्चा पानी है लोगों का, जो भी लोगों की ध्यान रखने का खर्चा है, वो सरकार करेगी। कुछ कुछ ऐसा ही राज आज तक केरला में था। लेकिन अब केरला की सरकार बोल रही है हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे और उसके बेसिस पे ग्रोथ करेंगे, डेवलपमेंट को बढ़ाएंगे, प्रोडक्शन करेंगे, और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम वेलफेयर के कंसेप्ट को इग्नोर नहीं करेंगे, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन को इग्नोर नहीं करेंगे। तो नवा केरलम के अंदर प्राइवेट एंटरप्राइजेस, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भी इंपॉर्टेंस दी जाएगी। अब यहां पे कुछ लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट को, कि क्या आपने अपनी सोशलिज्म की आइडियोलॉजी छोड़ दी। तो पार्टी बोल रही है कि नहीं भाई, हमने सोशलिज्म की आइडियोलॉजी नहीं छोड़ी है। पार्टी यहां पे चाइना और क्यूबा का एग्जांपल दे रही है, कह रही कि भाई देखिए, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के अंदर जो वेलफेयर प्रैक्टिसेस हैं वो तो हम अडॉप्ट करते रहेंगे, साथ साथ हम थोड़ा प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाएंगे ताकि हम ऐसी इकोनॉमिक एवेन्यूज को पैदा कर पाए जिससे पुअर का अपलिफ्टमेंट हो। क्योंकि अगर हमारे पास इकोनॉमिक प्रोग्रेस ही नहीं रहेगी तो हम कैसे लोगों का ध्यान रखेंगे, हमें पैसा तो चाहिए ना लोगों का ध्यान रखने के लिए। तो प्रोडक्शन बेस्ड मॉडल में लिमिटेड कैपिटलिज्म को भी प्रमोट करने की बात कर रहा है केरला यहां पे। और अभी रिसेंटली कुछ रिसर्च ओरिएंटेड हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को खोलने की बात की गई केरला के अंदर, इन गवर्नमेंट, कोऑपरेटिव एंड प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल में भी ये रिसर्च इंस्टीट्यूट्स खोले जाएंगे। केरला को एक नॉलेज इकोनॉमी बनाया जाएगा। इसके बेसिस पे केरला में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगी, जिससे सोशल जस्टिस भी बढ़ेगा, डेवलपमेंट भी बढ़ेगा। ये सब बातें यहाँ पे सीपीआई मार्क्सिस्ट की जो स्टेट मीट हुई है इसमें करी गई है। फिर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए इंडस्ट्रियल फैसिलिटेशन पार्क्स खोले जाएंगे। इन इंडस्ट्रियल फैसिलिटेशन पार्क्स में जो प्राइवेट कंपनीज उनको इनवाइट किया जाएगा, उनसे बोला जाएगा कि भाई आप यहाँ पे अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। 4 साइंस पार्क खोलने की बात की गई है 1000 करोड़ के खर्चे में अगले 3 सालों में। साइंटिफिक रिसर्च के दम पे आगे आने वाले समय में प्राइवेट बिजनेसेस अपने आप को स्टैब्लिश करें। नॉलेज इकोनॉमी मिशन 20 लाख जॉब्स जनरेट करे केरला के अंदर। ये यहाँ पे केरला की सरकार के अभी के लिए टारगेट्स निकल के
आ रहे हैं। फिर एक केरला इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड बनाने की बात की जा रही है, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट पे काम करेगा। तो केरला डेवलपमेंट का एक स्पेसिफिक किस्म का मॉडल लेके आ रहे हैं केरला। हालांकि अब बात यह है कि केरला के अंदर जो सरकार है और केंद्र में जो सरकार है, इसके बीच में सामंजस्य उतना अच्छा है नहीं। तो आगे आने वाले समय में इस प्रकार के कंसेप्ट्स को सक्सेसफुल बनाने के लिए जरूरी यह है कि केरला की राज्य सरकार और हमारी केंद्र की सरकार के बीच में सामंजस्य हो, ताकि फाइनेंसेस को सिंक्रोनाइज किया जा सके और लोगों के डेवलपमेंट पे फोकस किया जा सके। लेट्स सी आगे कितना हो पाता है, वो एक अलग बात है। अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं। टुवर्ड्स इंक्लूसिव एजुकेशन, द एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस फॉर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एंड यूनिवर्सिटीज रिक्वायर सम मॉडिफिकेशन। भैया हमारे यहाँ पे डिसेबल्ड लोगों की मदद के लिए एक प्रॉपर एक्ट बनाया 2016 में, जिसका नाम है राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। ये हर डिसेबल्ड पर्सन को राइट देता है, एंटाइटलमेंट्स देता है, लीगल राइट्स दिए हुए हैं, ठीक है ना भाई। लेकिन रिसेंटली ही सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ 2021 में। केस था अवनी प्रकाश वर्सेस नेशनल टेस्टिंग एजेंसी 2021। इसमें हुआ ये कि जिन्होंने केस फाइल किया, जिस लेडी ने, इनका नाम है अवनी प्रकाश। अवनी प्रकाश जी का ये बोलना है कि एग्जाम दे रही थी और इनसे एग्जाम देने के बीच में ही इनकी आंसर बुक छीन ली गई, ठीक है ना। यहां पे अथॉरिटीज ने कुछ कैरलेसनेस दिखाई, इनकी आंसर बुक छीन ली गई। बाद में इनको 1 घंटा एक्स्ट्रा अपनी आंसर शीट को सॉल्व करने का नहीं दिया गया, उसके चलते इनका ये एडमिशन नहीं हो पाया और इन्होंने जाके सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया। इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने अथॉरिटीज को याद दिलाया कि भाई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों को रीजनेबल एकोमोडेशन प्रोवाइड करना, इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोवाइड करना, उनके खिलाफ किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, खासकर डिसेबल्ड बच्चों के खिलाफ किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इस बात को इंश्योर करना। तो ये पूरी की पूरी जो डिबेट थी ना, इस अवनी प्रकाश वर्सेस नेशनल टेस्टिंग एजेंसी केस से जो पूरी की पूरी डिबेट है, वो इस बात पे आके रुक गई है कि भाई जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है और जो यूनिवर्सिटीज हैं, इनके अंदर जो डिसेबल्ड बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, इनके लिए जो प्रावधान है वो ग्राउंड लेवल पे किस प्रकार से इंप्लीमेंट हो रहे हैं। अब इस रिस्पेक्ट में रिसेंटली ही यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने ड्राफ्ट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस और स्टैंडर्ड्स पब्लिश कर दिए। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर हायर एजुकेशन को रेगुलेट करता है, और अगर ये कोई पर्टिकुलर स्टैंडर्ड रिलीज कर रहे हैं तो ये स्टैंडर्ड्स एक प्रकार से हमें यह बताता है कि हमारे देश के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटीज में जो भी डिसेबल्ड बच्चे हैं उनको किस प्रकार की सुविधा दी जाएंगी, किस प्रकार से उनको एडमिशन दिया जाएगा, कैसे उनका ध्यान रखा जाएगा, उनका एडमिशन वगैरह। तो ये सब चीजें हैं। ओवरऑल हायर एजुकेशन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के अंदर डिसेबल्ड लोगों को एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करना, ये इन गाइडलाइंस का ऑब्जेक्टिव है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि जब गाइडलाइंस यहां पे रिलीज की गई तो वो प्रिंटेड थी और पुअरली स्कैन्ड थी। अब क्या है कि अगर गाइडलाइंस डिसेबल्ड पर्संस के लिए हैं तो कम से कम वो गाइडलाइन का चिट्ठा डिसेबल्ड पर्सन तो पढ़ पाए, और डिसेबल्ड पर्सन पढ़ने के लिए स्पेशल किस्म की प्रिंटिंग होती है, आपको पता होना चाहिए, वो यहाँ पे थी नहीं। तो अगर एक डिसेबल्ड पर्सन को पढ़ना है कि भाई उसके लिए कौन सी गाइडलाइन आई है, तो उसको कोई दूसरा पढ़ के बताए तो समझ पाएगा, क्योंकि जो गाइडलाइंस प्रिंट हुई है वो बहुत ही पुअर क्वालिटी में प्रिंट हुई है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि भाई पिछले साल भी कुछ ऐसा ही हुआ था। यूनियन होम मिनिस्ट्री ने क्या किया था कि लास्ट ईयर एक पब्लिक नोटिस रिलीज किया था, जिसमें गाइडलाइंस दी गई थी ऑन क्रिएटिंग डिसेबल्ड फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर, और ये गाइडलाइंस रिलीज की गई थी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के द्वारा भी कि एयर ट्रेवल को कैसे डिसेबल्ड फ्रेंडली बनाया जाए। तो भाई डिसेबल्ड फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर और एयर ट्रेवल को मोर डिसेबल्ड फ्रेंडली बनाना, इनके लिए जो आप गाइडलाइंस पब्लिश कर रहे हो, प्रिंट कर रहे हो, वो तक डिसेबल्ड फ्रेंडली नहीं है। आप गाइडलाइंस बना रहे हो डिसेबल्ड पर्सन की मदद के लिए, और जो गाइडलाइंस प्रिंट हो रही है वो तक डिसेबल्ड पर्सन पढ़ नहीं सकते, कोई दूसरा उनको पढ़ के सुनाए। सबसे पहली बात तो ये। लेकिन जब इन गाइडलाइंस को आप पढ़ोगे तो भाई जबरदस्त कैटास्ट्रोफिक रेवोल्यूशनरी टाइप के स्टेप्स को प्रपोज कर रखा है। लेकिन बात यहां पे ये है, ऑथर यहां पे राहुल बजाज साहब क्या बोल रहे हैं। राहुल बजाज साहब ये बोल रहे हैं कि देखिए, ये बात तो सच है कि यूनिवर्सिटीज के अंदर जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनको निगलेक्ट किया जाता है, कहीं ना कहीं उनको साइडलाइन किया जाता है, उनको बाकी बच्चे अपने जैसा नहीं देखते हैं, कुछ लोग उनके दया भाव से देखते हैं, कुछ लोग उनको घृणा की भाव से देखते हैं। तो ये बात तो तय है कि भाई हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इन बच्चों को डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। तो भाई हम जो भी गाइडलाइन बना रहे हैं डिसेबल्ड बच्चों के फेवर में, उनको रियलिस्टिक बनाना पड़ेगा। उन गाइडलाइंस में एक चेकलिस्ट होनी चाहिए, ठीक है ना। इन चेकलिस्ट में आइटम्स और एक्शंस डिवाइडेड होने चाहिए, ठीक है ना।
वो एक्शन आइटम्स जिनको इमीडिएटली इंप्लीमेंट करना है वो वहां पे लिखे होने चाहिए। और इमीडिएटली इंप्लीमेंट करने वाले आइटम कौन से हो सकते हैं? तो भाई इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज का एक्सेस होना, ठीक है, लर्निंग मटेरियल्स डिसेबल्ड फ्रेंडली फॉर्मेट में इन डिसेबल्ड बच्चों को मिलना, ये सब तो अर्जेंट बेसिस पे आपको करना ही करना है। फिर जो इंप्लीमेंटेड प्रोग्रेसिवली वाली गाइडलाइंस है कि भाई धीमे धीमे इनको इंप्लीमेंट करो, तो वो है कि भाई एक्स्ट्रा कोकरिकुलर एक्टिविटीज का बच्चों को एक्सेस दिलाना धीरे धीरे करके। तो कुल मिला के एक ऐसी चेकलिस्ट होनी चाहिए, और इस चेकलिस्ट में टू डू थिंग्स होनी चाहिए यूनिवर्सिटीज के लिए। जो थिंग्स इमीडिएटली इंप्लीमेंट होनी है वो यूनिवर्सिटीज इमीडिएटली इंप्लीमेंट करें, जो प्रोग्रेसिवली इंप्लीमेंट होनी है वो प्रोग्रेसिवली इंप्लीमेंट करें, और इस इंप्लीमेंटेशन को समय समय पे यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन चेक करे। लेकिन यहां पे क्या एक सेल्फ सर्टिफिकेशन मैकेनिज्म आ रहा है। अब सेल्फ सर्टिफिकेशन मैकेनिज्म में तो एक यूनिवर्सिटी बोल ही देगी कि भैया हमारे यहाँ तो सब कुछ डिसेबल्ड फ्रेंडली है, लेकिन क्या सरकार ने जाके चेक किया कि सच में टू डू चेकलिस्ट पूरी हुई है या नहीं हुई है? ये चीज यहां पे नहीं हो पा रही है। तो इसीलिए जो अलग अलग डिसेबिलिटी वाले लोग हैं उनकी नीड्स को पहले एसेस करना, और उसके बाद एनुअल या बाई एनुअल बेसिस पे इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल या इनेबलिंग यूनिट को बना के हर इंस्टीट्यूशन में जाके ये चेक करना कि क्या सच में डिसेबल्ड बच्चों को एक्सेस मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो क्यों नहीं मिल रहा है, अथॉरिटीज को अकाउंटेबल करो, अगर सच में कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ग्राउंड लेवल पे आ रही है तो उसको सॉर्ट आउट करो। तो इस प्रकार का कोई मैकेनिज्म बनना चाहिए। इस प्रकार का मैकेनिज्म अभी के लिए यहां पे बन नहीं पा रहा है, और मैकेनिज्म अगर नहीं बन पा रहा है तो उसका एक रिड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए, ठीक है ना। राइट्स ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटी रूल्स 2017। तो अगर कंसर्न हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन डिसेबल्ड पर्संस को मदद नहीं करता है, एक्सेस नहीं प्रोवाइड करता है, तो एक मैकेनिज्म बना हुआ है राइट्स ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटी रूल 2017 के अंदर, जिसके चलते अगर यूजीसी गाइडलाइंस वायलेट हो रही हैं तो उस केस में एक इंडिविजुअल जिसके राइट्स वायलेट हो रहे हैं वो अपने लिए इंसाफ मांग सकता है। यहां पे ये जो राइट टू पर्संस विद डिसेबिलिटी रूल्स हैं 2017 के, इसके अंदर जो रूल 7 है, उस रूल 7 के अंदर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के पास आप जा सकते हो, अपनी परेशानियां बता सकते हो, और फिर वो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ग्राउंड लेवल पे लोगों को रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकता है, आपकी मदद कर सकता है। तो कुल मिला के राहुल बजाज साहब का फोकस यहाँ पे ये है कि ठीक है भाई आपने नियम कानून बना दिए, लेकिन ग्राउंड लेवल पे नियम कानूनों को इंप्लीमेंट भी करो, वो भी उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। ये ओवरऑल इस आर्टिकल में बताया जा रहा है। फिर नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं, यूनाइटेड नेशंस वोट्स आर नॉट ब्लैक एंड व्हाइट, डेलीगेशंस डू नॉट वोट फॉर और अगेंस्ट अदर कंट्रीज, दे वोट फॉर देमसेल्व्स। क्या यहाँ पे बताया जा रहा है? फोटो जबरदस्त ली है, हमारे तिरुमूर्ति साहब यूनाइटेड नेशंस पे बोल रहे हैं और आयरलैंड की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव उनको बोलते हुए देख रही हैं। अब टीपी श्रीनिवासन साहब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? टीपी श्रीनिवासन साहब यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में या फिर यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में या यूनाइटेड नेशंस के अंदर किसी भी मैकेनिज्म में कोई वोटिंग होती है, तो उस वोटिंग के समय पे एक रिप्रेजेंटेटिव के सामने 3 प्रकार के बटन होते हैं। एक होता है ग्रीन बटन, एक होता है रेड बटन, एक होता है येलो बटन। ग्रीन बटन मतलब जो रेजोल्यूशन है उसके फेवर में, रेड बटन मतलब कि नहीं हम रेजोल्यूशन को सपोर्ट नहीं करते, येलो बटन मतलब कि हम एब्सटेन कर रहे हैं, हमें इसमें कोई अपना व्यू पॉइंट देना ही नहीं है। अब यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में और रिलेटेड कॉन्फ्रेंस में जब भी ये वोट वगैरह की जाती है, इस वोट्स के थ्रू कोई भी कंट्री किसी दूसरी कंट्री को ना सपोर्ट कर रही होती, ना अपोज कर रही होती, उन कंडीशंस में वो पर्टिकुलर कंट्री अपना वोट डाल के अपने देश का व्यू पॉइंट बताने की कोशिश कर रही होती है, ठीक है ना। तो बेसिकली मेंबर स्टेट्स अपने देश की रिक्वायरमेंट को, अपनी जरूरतों को सही तरीके से ग्राउंड लेवल पे व्यक्त कर पाए, ये करने के बहुत से अपॉर्चुनिटीज और एवेन्यूज अवेलेबल है। जैसे फॉर एग्जांपल यूनाइटेड नेशंस में जब वोटिंग होती है तो आप एब्सटेंशन का वोट भी अगर डालते हो ना, तो उसके बाद वो जो रिप्रेजेंटेटिव उसको बोलने का मौका मिलता है। तो एब्सटेंशन का वोट डाल के आप बोल के भी ये बता सकते हो लोगों को कि हाँ भाई हमारा व्यू पॉइंट क्या है। यहां पे स्पेसिफिकली ये जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की वोटिंग है इसके बारे में बात कर रहे होते हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो वोटिंग सिस्टम है काफी रिजिड है, क्योंकि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल्स में अगर रेजोल्यूशन अडॉप्ट कर लिए जाते हैं तो वो फिर सारे मेंबर्स के ऊपर बाइंडिंग है। जी हाँ, यूएनएससी के अंदर अगर कोई रेजोल्यूशन अडॉप्ट होता है, अप्रूव हो जाता है, तो फिर वो सारे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के मेंबर्स के ऊपर बाइंडिंग होगा। जो चैप्टर 7 है यूएन चार्टर का, इसके अंदर आता है एक्शन विद रिस्पेक्ट टू थ्रेट्स टू द पीस, ब्रीचेस ऑफ द पीस एंड द एक्ट्स ऑफ एग्रेशन। तो इस पर्टिकुलर यूएन चार्टर के अंदर अगर कोई रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया गया है और अगर वो रेजोल्यूशन अडॉप्ट सच में हो जाता है, उसके फेवर में वोट पड़ जाते हैं, तो कहीं पे मिलिट्री इंटरवेंशन भी हो सकता है। समझ गए? अब आगे देखिए यहां पे क्या बताया जा रहा है।
कि भाई देखिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर्स, 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स, तो टोटल 15 मेंबर्स। अगर मान लीजिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कोई इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन हो रहा है कहीं पे मिलिट्री इंटरवेंशन करने का, 9 लोग फेवर में अगर वोट कर देते हैं तो उस केस में क्या होगा कि भाई हम मिलिट्री इंटरवेंशन को सपोर्ट कर रहे हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि 5 कंट्रीज परमानेंट मेंबर्स हैं, और ये जो 5 कंट्रीज हैं ये या तो उस रेजोल्यूशन को सपोर्ट करें या सपोर्ट ना करें, अपोज करें। इसमें से मान लीजिए कोई कंट्री एक ऐसी निकल आती है जो एब्सटेन कर रही है, तो उस केस में क्या किया जाएगा? तो उस केस में क्या एब्सटेंशन ऑफ अ वोट को वीटो मान लिया जाए? क्योंकि देखिए परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल किसी भी यूएनएससी रेजोल्यूशन को वीटो कर सकते हैं। तो अभी रशिया के अगेंस्ट जब यूएनएससी रेजोल्यूशन हुआ था, हालांकि रशिया के अगेंस्ट वाला जो यूएनएससी रेजोल्यूशन था यूक्रेन वॉर को लेके, वो रशिया के अगेंस्ट मिलिट्री इंटरवेंशन की बात नहीं कर रहा था, वो रशिया को अकाउंटेबल करने की बात कर रहा था, यूएनजीए में डिस्कशन की बात कर रहा था। वहां पे चाइना एब्सटेन कर गया, तो क्या चाइना के एब्सटेंशन को आप वीटो मानोगे? नहीं, उसे वीटो नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। तो कुछ सर्कमस्टांसेस में एक परमानेंट कंट्री के मेंबर के एब्सटेंशन को वीटो नहीं माना जाएगा। वो तो अलग बात है कि रशिया ने उसको वीटो कर दिया, रशिया भी एक परमानेंट मेंबर था। तो यहां पे ओवरऑल बहुत से रूल्स दे रखे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल चैप्टर 6 पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स एंड अंडर पैराग्राफ 3 ऑफ आर्टिकल 52। इसमें जब भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वोटिंग चल रही है और एक परमानेंट मेंबर ने अपना वोट नहीं डाला, एब्सटेन किया, तो इसका मतलब क्या है कि क्या उसने वीटो कर दिया? वीटो नहीं किया है, उसने अपना डिसीजन नहीं दिया। ऐसे केसेस में अगर 15 में से 9 मेंबर्स फेवर में जा रहे हैं तो उस रेजोल्यूशन को अडॉप्ट कर लिया जाएगा, उसको वीटो नहीं माना जाएगा। ओके, तो बेसिकली यहां पे यूनाइटेड नेशंस में वोट डालने की बात की जा रही है। अब इंडिया के रिस्पेक्ट में ओवरऑल एक बड़ा ही जबरदस्त स्टेटमेंट यहां पे दिया। पूरी दुनिया में इस बात को क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि भाई इंडिया रशिया को अपोज करने की बात, मतलब रशिया के फेवर में जा रहा है, रशिया को अकाउंटेबल नहीं ठहरा रहा है। जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में मीटिंग हुई, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में रेजोल्यूशन हुआ, इंडिया ने एब्सटेन कर लिया। देखिए यहां पे टीपी श्रीनिवासन साहब बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं। टीपी श्रीनिवासन साहब ये बोल रहे हैं कि जब भी कोई एक कंट्री वोट डालती है यूएनजीए में, यूएनएससी में, तो वो अपना व्यू पॉइंट बता देती है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जब इंडिया ने एब्सटेन किया, रशिया के अगेंस्ट वोट नहीं डाला, वेस्ट के फेवर में वोट नहीं डाला, उस समय पे हमारे तिरुमूर्ति साहब ने जो वहां पे लेक्चर दिया, जो वहां पे अपना डिस्कशन बोला, मतलब एब्सटेंशन का वोट डालने के बाद इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव ने खड़े होकर इंडिया की ऑफिशियल पॉलिसी बताई। उस ऑफिशियल पॉलिसी में हमने रशिया को सपोर्ट नहीं किया, हमने एक न्यूट्रल स्टेटमेंट दिया, हमने वॉर के अगेंस्ट बात की। तो भले ही हमने वीटो से एब्सटेन किया है, लेकिन इंडिया ने अपनी ऑफिशियल पॉलिसी को दुनिया के सामने बोला है। तो इसीलिए जो पूरी दुनिया चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि इंडिया ओपनली रशिया को सपोर्ट कर रहा है, इंडिया रशिया के अगेंस्ट बात नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है। हमने वीटो में, हमने भले ही वोटिंग में एब्सटेन किया है, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम हमने बोल के अपने व्यू पॉइंट को भी पूरी दुनिया को बता दिया है। ये यहां पे बताने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल में, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में एब्सटेन करने का जो काम था वो 1979 में इंदिरा गांधी जी ने शुरू किया था। सोवियत यूनियन के खिलाफ जब एक रेजोल्यूशन आया था, सोवियत यूनियन ने जब अफगानिस्तान में इंटरवेंशन किया था, उस समय पे सोवियत यूनियन के खिलाफ एक रेजोल्यूशन आया था यूनाइटेड नेशंस में, इंडिया ने एब्सटेन किया था। उस समय पे यूएस ने इंडिया को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया था। इस समय पे भी यूएस इंडिया को क्रिटिसाइज कर रहा है, बट एक लिमिट से ज्यादा क्रिटिसाइज करना इस समय पे यूएस के लिए आसान नहीं है, क्योंकि इंडिया आज की डेट में काफी ताकतवर हो चुका है। तो बेसिकली एट द एंड ऑथर यही बोलने की कोशिश कर रहा है कि जब भी यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में, सिक्योरिटी काउंसिल में वोटिंग वगैरह होती है, तो उन वोटिंग्स में बहुत प्रकार के तरीके होते हैं जिससे एक कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स अपने व्यू पॉइंट को दुनिया को दिखाते हैं, ठीक है ना। पहले वोट कुछ और डाला, बाद में कुछ और डाला। जब वोटिंग चल रही थी रशिया के ऊपर, तो चाइना का डेलीगेट जबरदस्ती उठ के बाहर चला गया, लौट के आया तो उसने बोला अच्छा वोटिंग बढ़ गई, चलो हमारे वोट को ये मान लो। तो बेसिकली अलग अलग तरीकों से एक कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स अपने ऑफिशियल स्टैंस को यूएन में पूरी दुनिया के सामने रखते हैं। ये बता रहे हैं यहाँ पे टीपी श्रीनिवासन साहब। ओके, तो ये आर्टिकल हमने देखा। फिर अगले आर्टिकल की तरफ आते हैं। ये क्लीन एनर्जी वाला आर्टिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट मस्ट यूज द बैटरी ऑफ अ सर्कुलर इकोनॉमी। तो इस साल की बजट स्पीच में जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, इन्होंने बोला कि भाई देखिए क्लीनर टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो तो है ही भाई, सोलर एनर्जी हो गई, सोलर बैटरीज हो गई, इंडिया की फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए रिन्यूएबल एनर्जी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
ठीक है ना। रेन्यूएबल एनर्जी को आप क्लीन एनर्जी बोल सकते हो, सोलर और विंड इसमें आता है। लेकिन इस रेन्यूएबल एनर्जी की इकोनॉमी को सर्कुलर इकोनॉमी के साथ भी जोड़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब देखिए, अभी आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स से आगे समझ में आएगा। अगर बात की जाए तो सर्कुलर इकोनॉमी का क्रिएशन मतलब क्या है? एक एफिशिएंट वेस्ट मैनेजमेंट इकोसिस्टम को बनाना। जो भी आप मशीनें वगैरह बनाते हो, सोलर पैनल्स बनाते हो, विंड पावर के इक्विपमेंट्स बनाते हो, कभी ना कभी तो वो पूरे यूज हो जाएंगे, कभी ना कभी तो वो वेस्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। उस वेस्ट को फिर से प्रोसेस करके यूजेबल आर्टिकल्स को बना के फिर से यूज करना। तो आपने एक पर्टिकुलर एलिमेंट बनाया, उसको यूज किया, वो वेस्ट बन गया, उस वेस्ट को रिसाइकिल करके फिर से यूजेबल मटेरियल बना लिया, फिर यूज कर लिया। इसको आप बोलते हो रिसाइकलिंग। और इसी रिसाइकलिंग को यहां पे सर्कुलर इकोनॉमी बोला जा रहा है। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी के हिसाब से क्या बताया जाता है? The cumulative waste generated by India's total installed solar capacities could be as high as 325 kilotons by 2030। तो IRENA का ये बोलना है कि इंडिया 2030 तक सोलर कैपेसिटी से अकेले 325 किलो टन कूड़ा करकट पैदा करेगा। फिर एक कंसल्टिंग फर्क है JMK रिसर्च एंड एनालिटिक्स। इन्होंने क्या बोलना है? इन्होंने बोलना है कि बैटरी रिसाइकलिंग का जो मार्केट है इंडिया के अंदर 2030 तक वो हो जाएगा 23 गीगावाट आवर्स। तो बेसिकली इस बैटरी रिसाइकलिंग को और सोलर पावर प्लांट से जनरेटेड वेस्ट को, इन दोनों इकोनॉमीज को हम एक दूसरे के साथ जोड़ दें तो क्या पता चलेगा? पता यह चलेगा कि एक इंडस्ट्री का वेस्ट को रिसाइकिल करके दूसरे इंडस्ट्री के यूजेबल इनपुट्स में आप बदल सकते हो। तो आपको नए एलिमेंट्स, नए मेटल्स इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। उन्हीं मेटल्स को रीओरिएंट करके, रीप्रोसेस करके, रीऑर्गेनाइज करके आप यूजेबल मटेरियल में बदल सकते हो। और जब आप एक सर्कुलर इकोनॉमी डेवलप कर लोगे तो आपको सप्लाई चेन शॉक्स नहीं लगेंगे। सप्लाई चेन शॉक्स मतलब कि भाई अब सोलर पैनल बनाने हैं, सोलर पैनल को बनाने के लिए सिलिकॉन बेस्ड आपको डायोड्स वगैरह बनाने हैं। तो पुराने सिलिकॉन बेस्ड डायोड्स को रीओरिएंट करके आपने नए में कन्वर्ट कर लिया। अगर आपके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है तो आपको नए मटेरियल्स की जरूरत कम होगी। और अगर आप वेस्ट रिसाइकलिंग नहीं कर रहे हो, सारे इक्विपमेंट्स को बनाने में नए मटेरियल्स को इस्तेमाल कर रहे हो, तो सप्लाई चेन शॉक्स लग सकता है। क्योंकि हर चीज तो इंडिया के अंदर अवेलेबल नहीं है, बहुत सारी चीजें हमको बाहर से इंडिया के अंदर इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। तो जितना ज्यादा आपकी इंपोर्ट डिपेंडेंसी होगी उतना ही गड़बड़ काम है। यहां पे CEEW द्वारा एक स्टडी कंडक्ट की गई है। इस स्टडी का यह मानना है कि इंडिया के अंदर 2070 तक अगर नेट जीरो टारगेट मतलब हमने जितना एमिशन किया उतना ही हमारे देश के फॉरेस्ट ने अब्सॉर्ब कर लिया गंदगी को, हमारे देश के वाटर ने, फॉरेस्ट ने उतनी एमिशंस को अब्सॉर्ब कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया जितने हमने एमिट किए। तो इस नेट जीरो टारगेट को 2070 तक मीट करने के लिए इंडिया को चाहिए 5630 गीगावाट ऑफ सोलर पावर एंड 1792 गीगावाट्स ऑफ विंड एनर्जी। और इतनी हाई अमाउंट में इंस्टॉलेशन हम तभी कर सकते हैं जब हमारा वेस्ट मैनेजमेंट और रिसाइकलिंग इकोसिस्टम स्ट्रांग हो। अब इसके लिए यहां पे 6 स्टेप्स बता रही हैं आकांक्षा त्यागी जी, 6 स्टेप्स बता रही हैं सर्कुलर इकोनॉमी को जबरदस्त तरीके से इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्री में लाने के लिए। पहला क्या है कि पॉलिसी मेकर्स को अभी के जो एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल है इनको रिवाइज करने की जरूरत है। ठीक है ना। क्लीन एनर्जी कंपोनेंट्स के रिस्पेक्ट में जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हैं इनको रिवाइज करने की जरूरत है। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पांसिबिलिटी के रूल्स को और ज्यादा रीओरिएंट करने की जरूरत है। क्योंकि क्या है कि भाई रिन्यूएबल एनर्जी को बनाने में बहुत सारे प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है ना। इंपोर्टर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, बहुत सारे असेंबलर्स हैं। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग लेवल पे जो सप्लाई चेन में लोग इन्वॉल्व हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को तय करना, कितना उनको यहाँ पे खर्चा करना है, क्या क्या उनको काम करना है, ये सब प्रॉपर तरीके से नियम कानूनों में लिखा होना चाहिए। और नियम कानून प्रॉपरली डिवाइज्ड होंगे तो कल की डेट में जो हमारी अथॉरिटीज हैं वो नियम कानूनों को इन्फोर्स भी कर पाएंगे। दूसरी चीज, जो अलग अलग कंपोनेंट्स की डंपिंग और बर्निंग होती है इसको बैन कर देना चाहिए। और चीजों की डंपिंग और बर्निंग को बैन करने के लिए क्या करना है भाई, लैंड फिलिंग को सबसे अच्छा ऑप्शन बताया जाता है। तो गड्ढा खोदा, गड्ढे के अंदर कूड़ा करकट डाला और फिर गड्ढे को बंद कर दिया। लेकिन यह तरीका ठीक नहीं है क्योंकि उस गड्ढे के अंदर जो मटेरियल वेस्ट आपने बंद किया है उसके डेंजरस पार्टिकल्स धीरे धीरे सॉइल में लीच करते हैं, अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज में पहुंच जाते हैं और वो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं। अब डंपिंग बर्निंग की क्या बात करें दोस्तों, मैं आपको क्या बताऊं
इंडिया के अंदर हम जो वेस्ट जनरेट कर रहे हैं उसी को हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं और हम पूरी दुनिया से स्क्रैप इंपोर्ट करते हैं। पूरी दुनिया का भंगार, चाहे वो एल्यूमिनियम का भंगार हो, चाहे वो आयरन का भंगार हो, चाहे वो कॉपर का भंगार हो, ब्रास का भंगार हो, स्टेनलेस स्टील का भंगार हो, वो इंडिया के अंदर आता है और इंडिया में उसको रिक्यूपरेट किया जाता है। जी हाँ, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, मान लो यूके का कोई शिप है, वॉरशिप कैरियर था, अब वॉरशिप कैरियर डीकमीशन हो गया यूके में, यूके ने बोला भाई हमको जितना इस्तेमाल करना था कर लिया, अब उसको तोड़ ताड़ के इंडिया के अंदर लेके आएंगे और फिर इंडिया में उसको रिसाइकलिंग होगी। अब सोचिए इस प्रकार की रिसाइकलिंग इन्वायरमेंट के लिए कितनी खतरनाक होती है। इन्वायरमेंट के लिए अच्छी नहीं, इसलिए तो यूके ने शिप की रिसाइकलिंग अपने यहाँ पे नहीं की, इंडिया में रिसाइकलिंग हो रही है, यूके की गंदगी इंडिया में डंप हो रही है। इस प्रकार से बहुत सी दुनिया का स्क्रैप इंडिया के अंदर इंपोर्ट होता है। इस प्रकार की पॉलिसीज को अमेंड करके भारत सरकार को इंश्योर करना चाहिए कि दुनिया भर की गंदगी इंडिया के अंदर ना पहुंचे, बट अभी के लिए तो देखिए पहुंच ही रही है। फिर आगे क्या बताया जा रहा है कि भाई देखिए, जो हैवी मेटल्स लीच होते हैं लैंड फिलिंग में, लेड, कैडमियम, सोलर फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल्स में, एसिडिक कंडीशंस में इनको रोकने की जरूरत है। तो लैंड फिल्स के अंदर कचरा फेंकना ठीक नहीं है। सोलर फोटोवोल्टिक मॉडल्स में टॉक्सिक गैसेज रिलीज होती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड की, इनको यहाँ पे रोकना जरूरी है। फिर तीसरा क्या बताया जा रहा है कि रेन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्री को रिसर्च और डेवलपमेंट टेक्नोलॉजीज में खर्चा करना चाहिए। डिसमेंटलिंग का प्रोसेस एक मैनुअल प्रोसेस है, उसका मशीनेशन करना, ऑटोमेशन करना, और ये डिसमेंटलिंग इस प्रकार से करना कि लीस्ट इन्वायरमेंटल को डैमेज हो, इस बात को इंश्योर करने के लिए प्रॉपर R&D होनी चाहिए। जब हमारी R&D अच्छी होगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हमने इन्वेस्ट कर रखा है, तो हाई एफिशिएंसी के साथ और लेस इन्वायरमेंटल डैमेजिंग फुटप्रिंट के साथ ओवरऑल हम अपनी डिसमेंटलिंग इंडस्ट्री को और इंप्रूव कर सकते हैं। चौथा, इनोवेटिव फाइनेंसिंग रूट्स को लेके आना वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। रिसाइकलिंग इकोसिस्टम में जो लोग भी इन्वॉल्व हैं उनको शुरुआत में पैसा एक्सेस कराना, फाइनेंस एक्सेस कराना, ताकि वो अपने बिजनेसेस को सेटअप कर सकें, और जब तक उनका रिसाइकलिंग फैसिलिटी का बिजनेस खुद से सस्टेनेबल नहीं हो सक जाता तब तक सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए मदद। जितना ज्यादा आप रिसाइक्लेबल, आपके लिए रेन्यूएबल एनर्जी की इंडस्ट्रीज को सेटअप करो, चाहे सोलर हो, विंड हो, उतना ही ज्यादा आगे आने वाले समय में वेस्ट जनरेट होगा। इस वेस्ट के डिस्पोजल के लिए रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज बनेंगी। इन रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज के स्टार्टअप्स को सरकार की तरफ से मदद मिलनी चाहिए। पांचवा, प्रोडक्ट डिजाइन एंड क्वालिटी। रेन्यूएबल एनर्जी कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स को इस बात को इंश्योर करना चाहिए कि उनके रेन्यूएबल एनर्जी की जो कंपोनेंट्स हैं उनमें टॉक्सिक मेटल ना हो, कैडमियम कम हो, लेड कम हो। सिंपल रिसाइकलिंग स्टेप्स से उनको रीऑर्गेनाइज करके फिर से नई चीज बना ली जाए। वेस्ट रिसाइकलिंग यहाँ पे ज्यादा एफिशिएंट हो। यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट स्ट्रिंजेंट क्वालिटी मेजर्स, अच्छा ये तो छठा पॉइंट है। तो पांचवा पॉइंट आप समझ गए ना। पांचवा पॉइंट मतलब प्रोडक्ट डिजाइन और क्वालिटी को इंप्रूव करना, और इसके दम पे जो डेंजरस कंपोनेंट्स है इनपुट्स में, उन डेंजरस कंपोनेंट्स को हटा देना। फिर भाई छठा ये, यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट्स स्ट्रिंजेंट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को सेटअप करें। कहां पे स्ट्रिंजेंट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को सेटअप करें? तो जब भी टेंडरिंग होती है सोलर पावर प्लांट्स या विंड पावर प्लांट्स के कंपोनेंट्स की, उस टेंडरिंग के अंदर वेस्ट क्रिएशन के ऊपर ध्यान दिया जाए, वो कंपोनेंट्स रिसाइकिल करके बनाए गए इस बात के ऊपर ध्यान दिया जाए। जो रिसाइकिल्ड कंपोनेंट्स हैं उनको एक, और कह लो कि एक अट्रैक्टिव दाम पे बेचा जाए ताकि नए लोग उनको खरीदें। साथ साथ जो लोग वेस्ट रिसाइकलिंग धंधे में इन्वॉल्व हैं उनसे लोग खरीदें, तो भाई ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, ज्यादा टैक्स एग्जेम्पशंस मिलेंगे। तो इस प्रकार की चीजें जब हम आगे लेके आ पाएंगे तब जाके हम अपने वेस्ट जनरेशन को मिनिमाइज कर पाएंगे, तब भी वेस्ट जनरेशन होगा, और उस वेस्ट जनरेशन के लिए हम एक अच्छी रिसाइकलिंग इंडस्ट्री को सेटअप कर रहे हैं। और इस रिसाइकलिंग इंडस्ट्री में नो डाउट फ्यूचर जनरेशंस के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आएंगी, हमारे एनवायरनमेंट में गंदगी कम होगी, वैल्यू चेन्स और जो सप्लाई चेन्स है वो हमारी प्रॉपर तरीके से डेवलप होंगी, वगैरह वगैरह बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। आई होप आपको आर्टिकल समझ में आ गया, और थोड़ा सा बड़ा था, ट्रिकी था, मैंने कैसे कैसे करके समझा दिया। और फाइनली एक आर्टिकल, अ न्यू सोशल कोर, अ क्लियर बेस ऑफ आइडियोलॉजिकली एफिलिएटेड वोटर्स हेल्प द बीजेपी थ्वाट एंटी इनकम्बेंसी। अब देखिए यहाँ पे बहुत कुछ ज्यादा बात करने को है नहीं, उस CSDS लोक नीति सर्वे के हिसाब से चीजें बताई जा रही हैं कि कैसे इस बार बीजेपी जीत गई। तो जो अपोजिशन पार्टीज थी वो रिलीजियस माइनॉरिटीज का, दलित में बहुत सारे लोगों का, OBC के एक फ्रैक्शन का वोट खींच पाए, लेकिन जो बीजेपी वाले थे उन्होंने पॉलिटिकली नॉन डोमिनेंट OBCs, ग्रोइंग सेक्शन ऑफ दलित्स और अपर कास्ट के वोट जीत लिए, और उसके बेसिस पे
यहाँ पे भले ही एंटी इनकम्बेंसी थी, उसको हरा दिया, अपनी सरकार यहाँ पे बना ली, बड़ी बात थी अपनी सरकार यहाँ पे बनाना। जिस प्रकार से 1950s 1960s में कांग्रेस की सरकारें बनती थी, उसी प्रकार से बीजेपी ने सरकार बनाई है हिंदुत्व एजेंडा को प्रमोट करके। इस प्रकार की 3-4 बातें यहाँ पे दी हुई हैं। इलेक्शन से रिलेटेड आर्टिकल कोई ना कोई आता ही रहता है रोज। तो आज के एडिटोरियल डिस्कशन में काम का देखिए इतने कुछ है दोस्तों। आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में देके जरूर जाइएगा। अगर अच्छा लगे तो ज्वाइन बटन दबा के हेल्प करिएगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ वीडियो को शेयर करके जरूर जाइएगा। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय। ध्यान रखिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ चैनल को शेयर करना। गुड बाय।